हाँ भाई, हमारे पास प्रेशर मेजर करने की दो डिवाइसेस होती हैं जनरली। एक डिवाइस बैरोमीटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती है, और एक डिवाइस जो है वो मैनोमीटर है। क्या हो गया इसको? कौन नहीं कर सबक करना है यार, एप्लीकेशन कौन नहीं कर रही। तो यहाँ पे एक आपके पास बैरोमीटर होता है, ठीक है, और एक आपके पास होता है मैनोमीटर। ये दो डिवाइसेस हैं जो कि प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है यहाँ पे, और जो मैनोमीटर है वो गैस का प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर है वो गैस का प्रेशर मेजर करने का काम करता है। हमारे पास इस तरह से दो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस जो है वो सामने आ जाते हैं, बैरोमीटर और मैनोमीटर। हमारे पास अभी जो सवाल है ये एक मैनोमीटर का है जिसमें गैस का प्रेशर मेजर किया जाएगा जनरली, और लिक्विड के थ्रू गैसेस का प्रेशर मेजर करा जाता है। एक कॉलम होता है लिक्विड का जिसमें फिल कर दिया जाता है, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस आप डिटरमाइन कर सकते हो कि भाई कहाँ प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ प्रेशर कम है। मतलब अगर मैं जनरली इसकी एक छोटी सी डायग्राम दिखा दूँ समझाने के लिहाज से, एक आसान सी डायग्राम भी शो कर देता हूँ जिससे हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास मैनोमीटर है, सही। तो अगर दोनों तरफ लिक्विड कॉलम्स बैलेंस हुए हैं ना, बीच में आपने मरकरी फिल किया हो, जब मरकरी को इस्तेमाल करने की किसी को वजह पता है? मरकरी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वाटर यूज कर लेते हैं आराम से, नल में से आ जाता है, भर लिया जाता है। डेंसिटी यूज कम करने का होती है, फायदा क्या? क्या कह रहे हो? डेंसिटी कम होती है भाई। मरकरी की? जी। उल्टा बोल रहे हो उस्ताद तुम। मरकरी भारी होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मरकरी की। सबसे भारी लिक्विड काउंट होता है मरकरी, पानी से 13 गुना ज्यादा भारी होता है। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मरकरी की डेंसिटी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैवी। तो मरकरी इसलिए यूज करते हैं कि थोड़ा सा मरकरी जो है ना वो अच्छे खासे प्रेशर को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। थोड़ा सा मरकरी का कॉलम हो तो आपके काफी हैवी प्रेशर्स को काउंटर कर सकता है। लेकिन अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर बहुत हल्का है, हाई प्रेशर्स को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर जरूरी होगा, बैलेंस नहीं कर सकता था उसे। इस वजह से हम वाटर के ऊपर जो वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे मरकरी के लिहाज से अगर हम देखें तो इसलिए मरकरी प्रेफर होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पहला जो डायग्राम है उसमें दोनों लेवल्स जो है वो मैच करते हैं। दोनों लेवल्स मैच करने का मतलब ये है कि दोनों साइड से लगने वाला जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर, वो बराबर है। प्रेशर ऑफ गैस और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बराबर है। अब इमेजिन करो मैंने गैस को हीट करना शुरू कर दिया। जब आप गैस को हीट करना शुरू कर देते हो तो नतीजा ये होता है कि गैस का प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। ये साइड ज्यादा प्रेशर वाली हो जाएगी और एटमॉस्फेयर की साइड तो पहले जैसी ही थी। तो नतीजा ये होगा कि भाई इस साइड का प्रेशर लेवल, जो लिक्विड लेवल है, वो नीचे चला जाएगा, दूसरी साइड का ऊपर चला जाएगा। अब गैस के प्रेशर को एटमॉस्फेयर अकेला काउंटर नहीं कर सकता था, इसीलिए गैस के प्रेशर को काउंटर करने के लिए एटमॉस्फेयर और उसके साथ इतना लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड और एटमॉस्फेयर दोनों मिलकर गैस प्रेशर को काउंटर कर रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन हो गई वो ये हो गया कि गैस प्रेशर जो है वो लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन दोनों किस्म के बराबर हो जाता है। ये आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग। लिक्विड का प्रेशर रॉ जी एस से आ जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो खैर मतलब एटीएम से आएगा।
अब अगर मैं गैस को कूल कर दूं, हीट निकाल दूं इसमें से, सही, तो क्या होगा भाई, गैस का प्रेशर गिर जाएगा, अब एटमॉस्फेयर डोमिनेट कर जाएगा। अब एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए गैस को जरूरत पड़ेगी लिक्विड कॉलम की, सही। क्या आपके पास यहाँ पे लिक्विड कॉलम और गैस प्रेशर, ये दोनों मिलके एटमॉस्फेयर को काउंटर कर रहे हैं इसको। एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, बढ़ा नहीं है एटमॉस्फेयर का प्रेशर, मैं ये नहीं कह रहा, गैस का प्रेशर कम हो गया कूल करने की वजह से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर अब भी आप अगर गैस का प्रेशर जानना चाहते हैं एटमॉस्फेयर में से लिक्विड का प्रेशर यानी रॉ GH माइनस का। तो ये जो हमारी है ये बेसिक इक्वेशंस हैं जो डिजाइन हुई हुई होती हैं, या हम डिजाइन कर लेते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, सॉल्व क्या करना है। अब जरा सवाल पे आते हैं। हमारे पास जो ये सवाल है ये 2 लिक्विड का सवाल है, इसमें डबल लिक्विड है। तो बोलते हैं द लिक्विड शोज टू द डायग्राम शोज 2 लिक्विड्स लेबल A, P, Q, R, अच्छा लेबल P and Q which do not mix immiscible liquids are in equilibrium in an open U tube। सही है भाई, ओपन U tube का मतलब ये है कि दोनों तरफ से आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा तो एक लिक्विड कॉलम यहाँ है, एक लिक्विड कॉलम यहाँ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ P एंड द डेंसिटी ऑफ Q। अब देखो एक बात, एक स्टेटमेंट है, बड़ी अहम स्टेटमेंट है, किसी एक लेवल के ऊपर जो है ना लिक्विड का प्रेशर सेम होता है। अगर लिक्विड बैलेंस आउट हुआ है किसी एक लेवल के ऊपर, अगर आप एक स्पेसिफिक हाइट पे चले जाएं, एक स्पेसिफिक डेप्थ पे चले जाएं अगर मैं बोलूँ, तो उस डेप्थ में आगे पीछे कहीं भी मूव कर लें आप, आपको प्रेशर उतना ही मिलेगा। अगर मैं ये पॉइंट देखूं, ये पॉइंट दोनों साइड्स पे मुझे सेम प्रेशर दे रहा होगा, मतलब जितना प्रेशर इस पॉइंट पे है उतना ही प्रेशर, जितना प्रेशर A पे है उतना ही प्रेशर आपको B पे मिलेगा। ये प्रेशर इक्वल होगा, ठीक, लिक्विड के अंदर ये प्रेशर इक्वल है। इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ उठा लेता मुझे इक्वल प्रेशर मिलता, यहाँ पे तो खैर एक ही पॉइंट है। अगर ये 2 पॉइंट उठाता जो कोऑर्डिनेट के मैंने स्टार्स बनाए दो, वहाँ पे मुझे सेम प्रेशर मिलता। लेकिन लिक्विड के अंदर अगर चले जाए किसी और लिक्विड के अंदर तो फिर जो है मामला डिफरेंट हो जाता है, सही, डिफरेंट लिक्विड्स के लिए। लेकिन एक लिक्विड के अंदर एक सर्टेन पॉइंट पे प्रेशर सेम मिलेगा एक लिक्विड के अंदर। तो पॉइंट A और पॉइंट B पे प्रेशर जो है वो तो इक्वल है, ये जिस इस चीज का मुझे इल्म हो गया, प्रेशर एट पॉइंट A इक्वल्स टू द प्रेशर एट पॉइंट इन अ सर्टेन लिक्विड। पॉइंट A के ऊपर जो मौजूद है वो P मौजूद है, सही। तो डेंसिटी ऑफ P, ग्रेविटी और हाइट ऑफ P जो है वो 2x के बराबर है। फिर Q, पॉइंट B के ऊपर जो है वो Q वाला लिक्विड मौजूद है, उसमें डेंसिटी ऑफ Q जी लिख दिया मैंने, डेंसिटी ऑफ Q, ग्रेविटी और इसकी जो हाइट है वो x के बराबर। ग्रेविटी से ग्रेविटी गई, x से x गया, तो 2 डेंसिटी ऑफ P इक्वल्स डेंसिटी ऑफ Q। वो डेंसिटी ऑफ P अपॉन डेंसिटी ऑफ Q मांग रहे थे आपसे ना, ये हो जाएगा 1/2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। डेंसिटी ऑफ P अपॉन डेंसिटी ऑफ Q जो हो गया वो आपके पास बन गया 1 सिंपल। कोई किसी को सवाल है, कोई मसला है तो वो पूछ सकता है मुझसे। सर ये 2x क्या चीज? 2x ये 2x यहाँ से आया ना, P की लेंथ देखो, P का कॉलम कितना लंबा है, x और x। सही। आगे था सवाल पूछिए आप, अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर सकते हो। सर ये देखिए Q एक ही लिक्विड है तो A और B पे क्या बोलते हैं प्रेशर सेम था ना। हाँ, अगर ये अलग होता सर तो इक्वेट ही नहीं कर क्या बोलते सकते, हैं ये पॉइंटी एनालिसिस के लिए सेलेक्ट नहीं करते फिर। अच्छा मतलब अगर कोई मुझे बोलता भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर ले तो मैं नहीं करता, मुझे पता है कि अलग अलग लिक्विड्स हैं, मैं प्रेशर्स को कंपेयर नहीं कर सकूंगा यहाँ। सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये अपथ्रस्ट का सवाल है, सही है। अपथ्रस्ट के बारे में मैं एक जुमला यहाँ लिखना चाहूंगा, और वो है कि भाई अपथ्रस्ट फोर्स is equal
to the weight of liquid displaced. अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है वो जितना लिक्विड हटाया गया है किसी ऑब्जेक्ट के आने से उसके वेट के बराबर होती है। ये चीज आपके पास अपथ्रस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। रेट ऑफ लिक्विड। सवाल यहाँ दिया गया है कि there are 4 cuboids with identical lengths, breadths and heights that emerge in water. 4 cuboids हैं, डायमेंशन सबकी सेम है, मतलब वॉल्यूम सबका सेम है। Cuboids are held in the same depth, सेम डेप्थ पे रखा गया है, and are identical orientation by vertical rods as shown. ओरिएंटेशन भी सेम है, डेप्थ भी सेम है, तमाम चीजें सेम। वाटर की डेंसिटी रॉ है। क्यूबॉइड W जो है वो 4 रॉ से मिलके बना हुआ है, X 2 रॉ से मिलके बना हुआ है, Y रॉ से मिलके बना हुआ है, Z 0.5 रॉ से मिलके। सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे गिवन है वो करेक्ट है। जी साहब आपका जवाब मुझे मिल गया है, और सुकून से बैठिए। स्टेटमेंट ए बोलता है द अपथ्रस्ट ऑन द वाटर ऑफ द वाटर ऑन ईच ऑफ द क्यूबॉइड इज द सेम। Upthrust of water on W is twice the upthrust on X. Upthrust of water on X is twice the upthrust on W. Upthrust of water on Y is 0. इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है ये है कि भाई हमें इससे गर्जी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन वो उसकी डेंसिटीज क्या है। हमने तो कहा है ये अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब भाई लिक्विड डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो भाई लिक्विड डिस्प्लेस्ड के लिए तो जो इतना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उतना डिस्प्लेस होगा लिक्विड। तो सारे ऑब्जेक्ट्स W X Y Z सबकी डायमेंशन सेम है, सब इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगे तो सबका सेम आएगा। मैंने ये थोड़ी बोला वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, मैं बोले वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड वहां से हटा, और वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस के ऊपर, उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के ऊपर। इसका जो आंसर बन गया सीधा सीधा वही हो गया। Upthrust onto the water on each of the cuboid is exactly the same. इसमें कोई मसला कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई भाई सर अपथ्रस्ट 0 कब होता है वैसे, जब क्या जब वेट जीरो उसका बराबर हो? या तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन 0 हो जाए या फिर कोई मीडियम ना हो। डायमेंशन से मैंने उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ वो ना। हाँ मतलब या तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन ही ना हो ना, कुछ हो नहीं सकता, वरना फिर ऑब्जेक्ट क्या, या फिर जो है आपके पास मीडियम ना हो, वैक्यूम में ऑब्जेक्ट, तब अपथ्रस्ट 0 होगा, क्योंकि अपथ्रस्ट एयर में भी लगता है जी। क्या मैंने कल बताया था कि भाई डेंसिटी कम है जरूर, लेकिन 0 नहीं है। कम होने की वजह से उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, कैलकुलेशंस में कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर बड़े बड़े मासेस होते हैं ना, जैसे एयरप्लेन हो गया, एयरशिप्स हो गई, हॉट एयर बलून्स हो गए, उनके अंदर आप इग्नोर नहीं करते उनको, आप अपथ्रस्ट कंसीडर करते हो। बढ़ते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। सवाल कहते हैं एयर बबल इन अ टैंक ऑफ वाटर इज राइजिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। बड़ी अहम बात है, राइजिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। The forces acting on the bubble X, Y, Z are shown. देखो एयर बबल है, इसका वजन जो है वो तो ना होने के बराबर होना चाहिए। सही है, तो पहली बात तो नीचे की तरफ ड्रैग फोर्स आएगी और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट आएगा। एक चीज तो श्योर है, एक्स अपथ्रस्ट है जो कि ABCD सब में गिवन है, और वेट जो है वो वाई होना चाहिए, क्योंकि एयर बबल है उसका वजन बहुत कम होगा,
बहुत कम होगा। तो अगर आप फिल्टर करें तो ए और बी, इन दोनों में से कोई एक सही लगता है। ए ठीक है या बी ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्स अब फर्स्ट है और वाई वेट है। तो भाई क्या लगता है आपको, ए और बी में से कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए? न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ जरा सोचिएगा जरूर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट इन दिस। बी होगा सर, बी। क्या होगा? आंसर लिख के भेज दो ना मैसेंजर पे। मैसेंजर बोल रहा हूँ, चैट में। हाय 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 मात साहब, क्या करते हो तुम? रजी तुम ही पिटोगे मेरे हाथ से, कस के पिटोगे तुम। क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। आगे कुछ नहीं कहता वो, कहता है ना एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless acted upon by a resultant force। जब समेशन ऑफ द फोर्सेस जीरो हो, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो रेस्ट पे होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा होगा। अगर रुका हुआ था तो रुका रहेगा, लेकिन अगर चल रहा था तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी उसकी। ये बबल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे आया है तो उसका मतलब रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा ना अंकल। आंसर ये होगा, आपकी अपथ्रस्ट आपके वेट और ड्रैग के बराबर होगी, रिजल्टेंट जीरो होगा और वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ऊपर राइज करने की। क्या समझे? समझे या नहीं समझे? ठीक है, समझ गया। ऐसी ऐसी गलतियां ना करो भाई, एग्जामिनर को मार्क्स काटने का शौक है। इस बार देखा है ना उसने क्या क्या किया है। ये सवाल यार, इसका तो मुझे इंतजार था। y की वैल्यूज कहाँ चली गई, इसका एयर निकालता हूँ। May June 15 पेपर 1-3। हाँ भैया, आ गया आपका सवाल। सवाल आपको ये कहता है कि a W-shaped tube contains two amounts of mercury, each open to the atmosphere. Air at pressure P is trapped in between them. एयर का प्रेशर P है जो इनके दरमियान में ट्रैप हुआ हुआ है। अच्छा, अगर एयर यहाँ पे ट्रैप हुआ हुआ है ना, तो एयर क्योंकि गैस है, गैस के प्रेशर के अंदर हाइट से वेरिएशन नहीं आती इतनी। सही, ये याद रखना, एयर के प्रेशर में हाइट के हिसाब से वेरिएशन नहीं आती। तो जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ होगा। इसको भी P बोल सकते हो, इसको भी P बोल सकते हो। लिक्विड का प्रेशर होता है जो हाइट से चेंज होता है, लेकिन गैस का प्रेशर हाइट से चेंज नहीं होता है। स्मॉल हाइट से तो बिल्कुल नहीं होता, लॉन्ग हाइट से तो उससे इफेक्ट पड़ता है, स्मॉल हाइट से इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर भी है। वो बोलता है डायग्राम शोज टू वर्टिकल डिस्टेंसेस एक्स एंड वाई। दो वर्टिकल डिस्टेंसेस दिखाए जा रहे हैं, एक एक्स एक वाई का। ठीक है भाई, और एक 50 से 50 मिलीमीटर की डेप्थ।
Atmospheric pressure is equal to the pressure that would be exerted on the column of mercury of 760 millimeters. ठीक है भाई, atmospheric pressure 760 millimeters of mercury के बराबर है. The pressure P is expressed in this way. अच्छा भाई, which value of x and y and p are possible? P का प्रेशर कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी, ये निकालना है. ये सवाल है डबल मैनोमीटर का, जो कि सर के ऊपर से पहली मरतबा में हमेशा बाउंस जाता है. समझ ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है. तो देखो एक्स तो एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है ना. हमारा सबसे पहला काम ये है कि तुम दोनों मैनोमीटर्स की अलग अलग इक्वेशन बनाओ. सबसे पहला काम, और उसके बाद फिर उन दोनों का हम लिंक करने की कोशिश करें. तो पहले मैं लेफ्ट साइड वाले मैनोमीटर की इक्वेशन बना रहा हूँ ऑन द लेफ्ट. तो भैया लेफ्ट साइड वाले मैनोमीटर की इक्वेशन बनाएं. अब देखें, एक गैस का प्रेशर पी है, एक गैस का प्रेशर पी है. सही है. पी की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इतना लिक्विड एटमॉस्फेयर की साइड पे ऊपर उठा हुआ है, जिसको लाजमी सी बात है कि एटमॉस्फेयर ने और इस लिक्विड ने मिलकर गैस प्रेशर को बैलेंस किया. एयर प्रेशर अंदर है ना पी, उसको बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर और लिक्विड का प्रेशर लगा है. मैं कह सकता हूँ कि भाई जो प्रेशर पी है उसको बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर यूज हुआ है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर अगर यूज हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई पी ए अभी फिलहाल, और एक्स की वैल्यू जो अपना वो है रॉ जी एस लिखा जा सकता है उस चीज. अच्छा चलो इसको अभी फिलहाल इतना से लिखने रहने देते हैं, कि मुझे एक चीज और समझानी पड़ेगी इसमें. एक तो ये सिचुएशन. अब अगर मैं राइट साइड वाले मैनोमीटर की इक्वेशन बनाऊं, एक मिनट आसान हो जाए फिर बताता हूँ. जरा राइट हैंड साइड वाली इसकी इक्वेशन बनाते हैं ना जनरली. इसमें जो है, इसमें भी पी का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर कम है वहां पे. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इसमें जो पी का प्रेशर है, ये भी प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर है. अब मामला ये है कि इन्होंने जो प्रेशर्स के ऊपर वर्किंग करवाई है ना सारी, वो करवाई है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी. मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के हिसाब से करवाई है. प्रेशर एटमॉस्फेयर का हो या किसी भी चीज का हो, या तो उसको पास्कल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो जब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो तो फिर सारे प्रेशर्स को मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई गैस प्रेशर पी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 मिलीमीटर है, और लिक्विड का प्रेशर जो है वो x के बराबर होगा. ऐसा तो रॉ जी एच होता है. लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लेंथ की टर्म से बात कर रहे हो कि भाई लेंथ की टर्म में इतना प्रेशर इतना प्रेशर. मैंने बोला भाई अगर एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो जो ये भी सब कुछ मर्करी भरा हुआ है सारा आगे पीछे, तो जो लिक्विड का प्रेशर है इस वक्त x मिलीमीटर के बराबर है. और जो गैस पी का प्रेशर होगा, एयर पी का प्रेशर, वो 760 प्लस x हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखूं,
अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रेशर P, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, ठीक। लिक्विड का जो प्रेशर है इसमें, अगर उसको मैं देखूं तो वो है 50 माइनस वाई। जो कॉलम की लेंथ है जो मैंने राइट साइड पे शेड की हुई है, तो 50 मिलीमीटर माइनस वाई। उसने मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मालूम की थी, तो मेरी दोनों एक्सप्रेशन एक्स वाई की टर्म्स में आ गई। 760 प्लस 50 इज 810 माइनस वाई। एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई 760 प्लस एक्स, और एक हो गई 810 माइनस वाई, बीच में प्रेशर पी। अब बात ये है कि एक चीज जो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ वो ये है कि मेरे पास जो प्रेशर पी है वो यकीनन 760 से ऊपर होना चाहिए। इट मस्ट बी मोर देन 760, सही। अब यहाँ पे जितने ऑप्शन है वो सारे 760 से ऊपर के, तो मैं इस चीज के हिसाब से तो फिल्टर नहीं कर पाऊँ। अब ये देखते हैं कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू से थोड़ा फिल्टर करने की कोशिश करें। एक्स और वाई की वैल्यू से थोड़ा फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मुझे पता है सर एक पी सर 760 प्लस एक्स के बराबर, एक पी 810 माइनस वाई के बराबर। मैं इक्वेट कर सकता हूँ दोनों को। सेवन 760 प्लस एक्स इक्वल्स 810 माइनस वाई, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा 50। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। एक्स और वाई का सम जो है 50 होना चाहिए। एक बात ये आ रही है हमारे पास, एक्स और वाई का सम 50 के बराबर होना चाहिए। तो पहले तो ये देखें भाई कि ये कहाँ पॉसिबल है। इसमें हमारा ए और डी तो रिजेक्ट हो जाएगा, हमारा ए और डी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स और वाई का सम 50 के बराबर होना चाहिए। ए और डी में ऐसा नहीं हो रहा, एक में 40 आ रहा है, एक में 60 आ रहा है। तो या तो बी करेक्ट है या तो सी करेक्ट है, दोनों में से कोई एक मामला जो है वो करेक्ट होना चाहिए। या तो x20 y30 या x30 y20। प्रेशर इन पी, सही। ठीक है, देख रहे थे प्रेशर इन पी को। अगर आप देखो तो देखो आपके पास इक्वेशंस जो बनी हुई थी प्रेशर के लिहाज से, एक थी पी की 760 प्लस एक्स, और एक थी पी की 810 माइनस वाई। तो 810 वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि लाजमी सी बात है अगर गैस एयर का प्रेशर भी 810 हुआ तो रसूलन तो वाई 0 होना चाहिए, कि वाई यहाँ पे 20 या 30 में से कोई एक हो सकता है। आपके पास सी भी रिजेक्ट हो गया, वाहिद जो बचा आपके पास वो भी बचा, और वो जस्टिफाई भी कर रहा है। एक्स को 20 रखिए पी आएगा 780, और वाई को 30 रखिए तब भी पी आएगा 780। दोनों से आपको पी सेम मिलेगा। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। ये डबल मैनोमीटर के सवाल जो है ना ये अक्सर आ जाते हैं, इसलिए मैंने मैनोमीटर की लॉजिक के सवाल के साथ करवाई, क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे। ये देख लो जो मैंने सॉल्व किया, एक नजर, जो मसला है वो सब पूछ लो। सर हाँ क्या हुआ? सर एक बात बताएं, इधर इस क्वेश्चन में हमने जो हाइट है इसको हमने क्या बोलते हैं प्रेशर की जगह प्रेफर क्या बोलते हैं की प्लेस वो क्यों इसलिए डाला? किया कि हम हर प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ कह लो कि लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम डिफाइन कर रहे थे। हमने एक तरह से ये किया है कि जो फॉर्मूला था इसमें सबको रॉ जी से डिवाइड करा दिया, तो ये सब हाइट बन गए, मर्करी कॉलम्स की हाइट बन गई। ये चीज हुई, अच्छा अच्छा, इस तरह के इस तरह हुआ। सही है, उन्होंने सही। जो डायमेंशंस दी थी प्रेशर बताने के लिए वो दिया ही उन्होंने लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम, मजबूरन सारी वर्किंग लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम पे कर दी, वरना हम गैस प्रेशर के हिसाब से।
सही है। और तो किसी को कोई मसला नहीं है भाई, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेझिझक कभी, बाद में मत बोलना। भाई बाद में बोलोगे तब भी समझा देंगे यार, मसला नहीं है, लेकिन अभी टॉपिक खुला हुआ है तो पूछ लो। चलो भाई, इसका चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो, थोड़ा टेढ़ा सवाल है ये, काम आ जाएगा तुम लोगों को। अब ले लो। आगे बढ़ते हैं अब। ये भी ट्राई कर लेते हैं। बोला U tube closed at one end contains mercury. चलो, air at a pressure of 5 exponent 4 Pascal is trapped at the closed end. सही है। और the other end is open to atmosphere and is fitted with a piston of 5 kilograms. ठीक है, तो भाई एक प्रेशर यहाँ लग रहा है 5 एक्सपोनेंट 4 पास्कल्स का, एक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेयर के बराबर 1 लाख पास्कल्स का। सही है, इस पिस्टन का अपना मास है, वो भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इन दो पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, सेम लेवल पे। असल में 3D है ना, इसमें थोड़ा सा लिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन एक ये लेवल है और एक ये, इस लेवल पे प्रेशर तो मैं सेम मिलेगा। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो मुझे पता है प्रेशर ऑफ ए बराबर है प्रेशर ऑफ बी के। ए के ऊपर दो चीजें हैं, एक एटमॉस्फेयर है और एक ये पिस्टन है। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ पिस्टन। बी के ऊपर जो है वो लिक्विड है प्लस वो एयर है जो ट्रैप हुई हुई थी 5 एक्सपोनेंट 4 वाली। पिस्टन का मास गिवन है, सही है, और आपसे बोला जा रहा है हाइट h निकालिए मरकरी कॉलम की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गिवन है, पिस्टन का मास भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो लाजिम बात है पिस्टन का वॉल्यूम पिस्टन का प्रेशर निकल आएगा। एटमॉस्फेयर 1.01 एक्सपोनेंट 5 है। पिस्टन का प्रेशर निकालने के लिए फोर्स अपॉन एरिया करेंगे, 5 इंटू 9.81, ये हो गई वेट फोर्स। एरिया 5 एक्सपोनेंट -4 है। यह आ गया पिस्टन की वजह से प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर और एक पिस्टन की वजह से प्रेशर। प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है ρgh। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से h की वैल्यू निकालो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी पता है तुमको, मरकरी 13,600, ग्रेविटी 9.8 है। बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। क्या भाई इमाद साहब, बाकी हजरात भी बता दें।
क्या हो गया, सॉल्व नहीं हुआ क्या बाकियों से? ऐसा प्रेशर और पिस्टन निकाला फोर्स अपॉन एरिया से। जो फोर्स है वो वेट फोर्स है पिस्टन का। ये इतना मुश्किल तो नहीं है सवाल, जितना टाइम तुम लोग लगा रहे हो उसको सॉल्व करने में। हाँ रजी, किसी ने सॉल्व नहीं किया है? ठीक है हमारे साहब, आंसर डी होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा वेट करना है, अच्छा चलो वेट कर लेते हैं। हमारे साहब डी थोड़ा सा मुझे शक में डाल रहा है, बहुत ज्यादा सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 मीटर से ऊंचे ऊंची हाइट हो जाएगी। हाँ 13,600 है डेंसिटी मरकरी की। अच्छा भाई व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। सही है तो फिर 110 ही होगा, यार होगा इसका भी। ठीक है आगे बढ़ते हैं बस। अच्छा जनाब, इस सवाल को तुम लोग जरा खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। A solid metal cylinder stands on a horizontal surface. Cylinder has length x, cross-sectional area A. Cylinder exerts a pressure P on the surface. Gravitational field strength is G. Which expression gives the density of the metal of the cylinder? हलवा सवाल है, हलवा हलवा। थोड़ा सा बस लोगों की स्किल्स हैं एनालिसिस की, डेरिवेशन की, वो असेस होंगी। 1 मिनट लगाओ और निकालो इसका आंसर।
भाई हसन साहब का जवाब आ गया मेरे पास। एक और सवाल ये आया, चलो देख लेते हैं भाई। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सही है। फोर्स लग रही है वेट की, ड्यू अपॉन एरिया। वेट होता है mg के बराबर, mg अपॉन एरिया। डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी अपॉन एरिया। प्रेशर हो गया डेंसिटी इंटू हाइट x इंटू जी, तो डेंसिटी हो गया p अपॉन एक्स जी। क्या बात है, छा गए हो पुत्र। ये आपका आंसर होगा यकीनन, क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया ए था, हाइट x था, मैंने वॉल्यूम की जगह जब a इंटू एक्स लिखा, ए से a कैंसिल हो गया, सिर्फ x बच गया, इसलिए मैंने खाली x लिख दिया। ठीक है जनाब वाला, आगे चले भाई। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? सर वो कैसा आया था, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा आया था उधर? भाई मास है ना वो, तो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस किया, मुझे तो अच्छा, कंटेंट डेंसिटी का बनाना था। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ओ सही है। तुमने कैसे सॉल्व किया बगैर उसके? हाँ सर, वही मिस्टेक हुई है, वही कोई काटने में मिस्टेक हो गई थी जब भी। अच्छा चलो खैर हो। अब ये देख लेते हैं एक सवाल। The diagram shows a brake system of a car. The pipes are filled with incompressible liquid and the force is applied to the brake pedal. The pressure in the liquid increases and applies a force to each of the four wheels. Area of the piston connected to the brake pedal is 8 centimeters square. ठीक है भाई। Area of the piston connected to the brake is 12 centimeters square. अच्छा सबका 12 centimeters square area। A force of 800 newton by the foot on the brake pedal. What is the force applied on each brake? Basic logic. Liquid transmits equal pressure on all of the surfaces. Liquid हर surface पे equal pressure exert करता है, तो जितना प्रेशर आपने यहाँ जनरेट किया होगा उतना ही प्रेशर यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। में डिवाइड नहीं हुआ होगा भाई प्रेशर। ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है, ये अलग अलग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेशर निकाल लेंगे। फोर्स अपॉन एरिया 800 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर बन गया 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये हो गया हमारा प्रेशर, अब यहाँ पे फोर्स निकालनी है। प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया अगेन। प्रेशर 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, एरिया था 12, फोर्स हो गई 1200 न्यूटन। 1200 न्यूटन की फोर्स हर पिस्टन पे आ रही है। लेकिन जितना ज्यादा आपका ब्रेक पेडल अंदर जाएगा, ये डिस्टेंस
चारों पे अलग अलग हो सकता है। ये डिस्टेंस वेरी करेगा, ये बात दुरुस्त है कि भाई अगर आप 8 सेंटीमीटर, मिसाल 8 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, अगर आप 5 सेंटीमीटर आपका पेडल अंदर गया, ब्रेक पेडल 5 सेंटीमीटर अंदर गया, तो ये पिस्टन जो है ये लगे हुए, ये 5 सेंटीमीटर बाहर नहीं आएंगे, ये 5 सेंटीमीटर का काम। क्योंकि लाजमी सी बात है कि भाई लिक्विड तो डिस्प्लेस सेम ही हुआ है ना, अब वो एरिया ज़्यादा है तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा जाके फिल होगा, तो पिस्टन जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। आपको ब्रेक ज़्यादा प्रेस करना पड़ेगा, पिस्टन जो है वो थोड़े से आगे बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी गाड़ियों में देखा करो तो ब्रेक ऐसे होते हैं, बस समझ लो डिस्क के साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा ब्रेक प्रेस करोगे वो फौरन कांटेक्ट में आता है। ऐसा नहीं कि आपने आधा ब्रेक दबा दिया, अभी पिस्टन प्रेस ही हो रहा है, अभी तक ब्रेक डिस्क से कांटेक्ट में नहीं आया। अगर ऐसा मामला होना हुआ तो लग गया ब्रेक और हो गया बंदे का काम। ठीक है भाई, सब क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? चलो अब जरा एक काम करना, घर पे बैठ के थ्योरी के सवाल अटेंड करना, इसके जो मसले हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, कल मैं वर्क एनर्जी पावर शुरू करवा दूंगा। थ्योरी क्वेश्चंस के लिए जरा घर पे प्रैक्टिस करो, जहां मसला हो, जो मसला हो तंग कर देना, मुझे मसला नहीं है, जवाब इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।